सो हेलो एवरीवन। आज हम सभी लोग क्लास 10th न्यू सेशन 2025-26 में यूपी बोर्ड का मैथ्स का सिलेबस देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और किस चैप्टर से कितने नंबर का आपका बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा। तो आपकी जो पहली इकाई रहने वाली है वो संख्या पद्धति रहने वाली है। जो दूसरी इकाई है वो बीजगणित है। तीसरी इकाई निर्देशांक ज्यामिति, चौथी ज्यामिति और पांचवी त्रिकोणमिति, छठी मेंसुरेशन तथा सातवीं सांख्यिकी एवं प्रायिकता। आपको जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो चैप्टर रहेगा वो आपका बीजगणित रहने वाला है। इसमें आपको 18 अंक का पूछा जाएगा। इसके बाद आपको मेंसुरेशन तथा सांख्यिकी या प्रायिकता, उससे भी आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा और त्रिकोणमिति से भी 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो चैनल रहने वाला है वो आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम कवर कराएगा और इस पे डेली आपको क्लासेस मिलेंगी जिनकी लेंथ 40 से 45 मिनट की होगी और इसमें आपको सभी कॉन्सेप्ट और उसके साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से समझ आए इसकी पूरी कोशिश भी की जाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आगे आपका सिलेबस। तो जो आपका इकाई एक है संख्या पद्धति, उसमें जो पहला चैप्टर है वो आपका है वास्तविक संख्याएं। आपने कक्षा 9 में वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड कुछ बहुत बातें पढ़ी हुई हैं और उन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ये √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याएं क्यों हैं। अपरिमेय संख्याओं का फिर से हम पुनर्भ्रमण करेंगे और अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन भी करेंगे। इसमें आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी होगी और एक यूक्लिड की भी प्रमेय होगी। इन तीनों टॉपिक को मिलाकर आपको 5 अंक का पूछा जाएगा। उसके बाद का जो आपका चैप्टर है वो रहने वाला है बहुपद, जो कि बीजगणित इकाई 2 से रिलेटेड है। बहुपद में आपको बहुपद के शून्याङ्क देखने हैं। द्विघात बहुपद के गुणांकों और उनके शून्याङ्कों के बीच संबंध भी आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। और आपकी जो इकाई बीजगणित है इसमें आपको 18 अंकों का पूछा जाएगा। ये 18 अंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस इकाई पर आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और इसके बाद का जो आपका चैप्टर है बहुपद के बाद वो है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम दो विधियां पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे और विलोपन विधि से भी सॉल्व करेंगे। इसमें एक तीसरा और टॉपिक आता है जिसमें आपको अनुप्रयोग भी पढ़ने पड़ते हैं, यानी कि उसमें आपको दैनिक जीवन से संबंधित चीजों की इक्वेशन बनानी होंगी और उनको सॉल्व भी करना होगा। तो ये भी चैप्टर अपने आप में आप इसे मीडियम से हार्ड लेवल मान सकते हैं। इसके बाद का जो आपका चैप्टर है वो रहने वाला है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण थोड़ा टफ साइड चैप्टर रहेगा। इसमें आपको श्रीधराचार्य सूत्र भी पढ़ना पड़ेगा और उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे। इसमें भी अनुप्रयोग पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। विविक्तकर, जो कि डी डिटर्मिनेंट कहलाता है, इसके और जो आपके द्विघात समीकरण के मूल होंगे उनके बीच का आपको संबंध भी ज्ञात करना होगा और प्रकृति भी बतानी होगी कि मूल आपके वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं या समान हैं। ये सभी आप इस चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद आपका जो चैप्टर रहने वाला है वो है समांतर श्रेणी। ये बिल्कुल आपने नया चैप्टर होगा आपके लिए। इसमें आपको थोड़ा बहुत परेशानी भले ही हो सकती है, लेकिन हम ऐसा ट्राई करेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए, आपको सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा और आई होप आपको मैथ्स आसान लगेगी चैप्टर पढ़ने के बाद। इसके बाद का जो आपका चैप्टर है वो है रेखा द्विमीय, जो कि आपकी तीसरी इकाई है निर्देशांक ज्यामिति, उससे रिलेटेड है। इसमें हम निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी और एक रेखा के विभाजन का सूत्र भी देखेंगे। आंतरिक विभाजन के साथ साथ आपको बाह्य विभाजन भी देखना होगा। ये भी आपको 5 अंक के लिए यूनिट मिल जाएगी, इकाई 3। 5 अंक का आपको इससे पूछा जाएगा बोर्ड पेपर में।
इसके बाद आते हैं इकाई 4 ज्यामिति, जो कि अपने आप में बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो पहला चैप्टर है वो है त्रिभुज, यानी कि आपका ओवरऑल सिलेबस का 7वां चैप्टर होगा और इस ज्यामिति इकाई का पहला चैप्टर है। तो इसमें हम देखेंगे समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं, और उनके उदाहरण देखेंगे, उन पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे ही हम इस चैप्टर को रैप अप कर लेंगे। इसके बाद का जो आपका चैप्टर रहने वाला है वो है वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। आपने पढ़ा होगा वृत्त के बारे में कि वृत्त में ये सेकंट होती है और ये टेंजेंट होती है, यानी कि इसे स्पर्श रेखा बोलते हैं और इसे छेदक रेखा, प्रतिच्छेदक रेखा बोलते हैं। तो इन पर बेस्ड प्रॉपर्टीज जो होंगी, जैसे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां लंबाइयां जो होती हैं वो समान होती हैं। तो और एक और प्रॉपर्टी लिखी है कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। यानी ये क्या है, अगर मैं पहली प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा ऐसे खींच दी तो ये जो त्रिज्या होगी ये इस स्पर्श रेखा पे लंब होगी, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। और दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूं तो अगर हमने किसी बाह्य बिंदु मान लिया यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींच दी त्रिभुज पे, इस पे वृत्त पे, तो इन दोनों की लंबाइयां जो होंगी वो समान होंगी, यानी ये और ये बराबर होंगी। तो ऐसे ही प्रॉपर्टीज देखेंगे। अगेन ये चैप्टर आसान है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद का जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर हाई स्कूल की मैथमेटिक्स में है तो वो है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आपको हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर, इन तीनों क्लासेस में पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आपका बेस यहाँ से ही स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको आगे की क्लासेस में आसानी होगी। तो इसमें हम देखेंगे समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो उसमें हम पहले प्रॉपर्टी देखेंगे कि जो आपकी पाइथागोरस प्रमेय है, यानी कि जो आपका पी स्क्वायर और बी स्क्वायर होता है वो एच स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होता है। हिंदी में क्या, ये लंब होता है आपका लंब का स्क्वायर, और ये आपका आधार का स्क्वायर, ये आपका कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आपने पहले भी पढ़ रखी होगी पाइथागोरस की प्रमेय। इसके बाद आप त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। इसमें आप साइन थीटा के सभी वैल्यूज देखेंगे, कॉस थीटा देखेंगे, टेन थीटा देखेंगे, और इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का कॉट थीटा होता है। तो मान तो मैंने बता ही दिए कि इन सभी के जो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पे इन सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनके मान देखेंगे और इनके बीच संबंध क्या होते हैं, यानी कि साइन थीटा को कॉस थीटा में कैसे बदलेंगे, तो ये संबंध आपको देखना होगा। ऐसे ही tan थीटा बोल दिया, इसको आपको cot थीटा में बदलना है तो ये कैसे बदला जाएगा, ये सारे संबंध देखेंगे। जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनका मतलब भी समझेंगे, जैसे कि जो आपका साइन थीटा होता है वो आपका जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। तो ये भी हम सीखेंगे कि किस अनुपात का क्या मतलब होता है। इसके बाद का जो आपका चैप्टर है वो त्रिकोणमिति की सर्वसमताएं हैं। तो इसमें आपको 3 सर्वसमताएं पढ़नी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। जो आपकी मेन सर्वसमता है वो यही रहने वाली है और इसी से आपको ये दोनों डिराइव हो जाएंगी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस पे थोड़े टफ क्वेश्चन बनते हैं।
तो ये आपको समझना पड़ेगा चैप्टर। और इसके बाद का जो है वो भी ये होगा आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग भी बोलते हैं इसे, जो कि ऊंचाई और दूरी नाम से चैप्टर होता है। इसमें आपको मेन चीज होगी जो आप लैंग्वेज लिखी होगी उससे आप डायग्राम कैसे बनाते हैं। आपको बोल दिया जाएगा कि ये कोई पोल है, यानी कि कोई भी पोल मान सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोल है और यहाँ से देखा जाता है तो ये इसका उन्नयन कोण थीटा है, तो और ये दूरी आपको बता दी जाएगी x, और ये ऊंचाई होगी h, तो आपको h बताना होगा कि h क्या होगी, या h दे दी जाएगी और आपसे x पूछ लिया जाएगा। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आपको इसमें मोस्टली जो फॉर्मूला यूज करना होगा वो टेन थीटास का होगा, क्योंकि इसमें लंब और आधार का ही काम है और हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये एक चैप्टर जो है वो आपका, जो आपने त्रिकोणमिति पहले पढ़ रखी है उसका अनुप्रयोग पर आधारित है। उसका कैसे आप डेली लाइफ में यूज करते हैं वो इस चैप्टर में आप देखेंगे कि त्रिकोणमिति का हम अपने दैनिक जीवन में कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद का जो आपका चैप्टर है वो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का है। इसमें ये इकाई 6 से संबंधित चैप्टर है। इकाई 6 मेंसुरेशन, जो कि आपको 10 अंक के लिए देखने को मिल जाएगी। अब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल आपने पहले भी पढ़ रखे होंगे। पहले आपने पढ़ा होगा केवल वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। अब आप इसमें देखेंगे ये वृत्त का खंड जो एक त्रिज्य खंड होगा, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना होगा ये आप इस चैप्टर में सीखेंगे। या इसकी हमने परिधि पूछ ली वो कैसे बताएंगे, या जो ये चाप की लंबाई है ये कैसे बतानी है, ये आप सभी लोग इस चैप्टर में देखेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि परिधि क्या होगी, तो परिधि आपकी ये होगी। और अगर केवल मैंने चाप बोल दिया तो चाप आपकी केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, तो आप ये निकालना सीखेंगे। और वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल, यानी कि अगर कोई ऐसे मैंने कह दिया कि अर्धवृत्त है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, या मैंने बोल दिया ये वृत्त का एक चौथाई भाग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप ये इस चैप्टर में सीखेंगे। इसके बाद और ये मैं आपको बताऊं, ये आपका रहने वाली है 2D मेंसुरेशन। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब इसमें आप द्विविमीय मेंसुरेशन देखेंगे, द्विविमीय क्षेत्रफल देखेंगे। इसके बाद जो आपका आएगा वो आपका त्रिविमीय मेंसुरेशन होगा। त्रिविमीय का मतलब क्या हुआ कि 3D में आप देखेंगे ऑब्जेक्ट्स, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, और गोला हो गया, बेलन हो गया, शंख हो गया, तो ये सभी आप त्रिविमीय में क्षेत्रफल इनके देखेंगे और इनका आयतन भी देखेंगे कि आयतन कैसे होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। जैसे इसमें गोला भी आएगा आपका, इसके साथ इसका अर्धगोला भी, क्योंकि जरा अर्धगोला मेरे हिसाब से सही नहीं बन, इसको मिटा देता हूँ और वहां पे बनाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये जैसे मैंने अर्धगोला बना दिया, कुछ ऐसा होगा। तो एक मिनट ये, हाँ, तो ये हो गया आपका घन, ये शंकु, और ये बेलन, ये आपका गोला, ये यहाँ पे अर्धगोला। तो इसमें आपको क्वेश्चन कौन कौन से देखने को मिल जाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिलेंगे क्षेत्रफल से रिलेटेड। तो आपको इन सभी आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने को बोल देगा। और वो क्षेत्रफल दो टाइप का होगा, एक होगा आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व क्या होता है कि जैसे घन की बात करें तो इसमें चार दीवारी का क्षेत्रफल, मतलब ये जो चार दीवारें होती हैं इनका क्षेत्रफल। अगर शंकु की बात करें तो इसमें जो ये वक्र भाग है, और बेलन में भी ये वक्र भाग जितना है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसे ही पार्श्व पृष्ठीय या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले में आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है।
अगर शंकु की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऐड करना होगा। बेलन में आपको ये दोनों आधार का क्षेत्रफल ऐड करना होगा। अर्धगोले की बात करें तो इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो ये वाला भाग का क्षेत्रफल होगा। अगर संपूर्ण बता देगा तो आपको ये वाला भाग भी ऐड करना होगा। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आपका बनेगा? इनके सबके आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे जो कि आसान रहने वाले हैं। सभी के आयतन निकालने के फॉर्मूले होंगे और उसमें आपको बताया जाएगा। एक घन के केस में आपको भुजा की लंबाई बता दी जाएगी, शंकु के केस में आपको ऊंचाई और त्रिज्या बता दी जाएगी, बेलन के केस में भी आपको त्रिज्या और ऊंचाई बताई जाएगी, अर्धगोले या गोले में आपको त्रिज्या ही बता दी जाएगी। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनेंगे वो होंगे ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, यानी कि अगर हमने एक आकृति को पिघला के दूसरी आकृति बना दिया, जैसे कि मैंने बेलन लिया और इसको पिघला के घन बना दिया, तो आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? तो इसमें क्या होगा, जब भी आप किसी चीज को पिघलाएंगे तो उनके आयतन बराबर होंगे, यानी कि अगर बेलन का आयतन V1 है तो इसका आयतन V2 होगा। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये इसमें इसको बदला जा सकता है, इसको इसमें बदला जा सकता है, इसको इसमें बदला जा सकता है, बेलन को गोले में बदला जा सकता है, घन को गोले में बदला जा सकता है, अर्धगोले को घन में बदला जा सकता है, ऐसे ही बदले जा सकते हैं। और आपका एक जो रह गया है आकृति वो है आपका घनाभ। घनाभ क्या होता है? उसमें सभी भुजाएं जो होती हैं वो असमान होती हैं, तो आपका कुछ ऐसा बन जाएगा घनाभ भी। कुछ ऐसा बन जाएगा। एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट, थोड़ा गलत बन गया। घनाभ आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। जी, ये आपका घनाभ होगा। तो ये भी चैप्टर जो बच्चों को मैंने देखा है थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा टफ होता है। लेकिन अगर आप इस पे कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहेंगे तो ये चैप्टर भी आपका अच्छा बन जाएगा। इसके बाद जो आपका लास्ट इकाई होगी, इकाई 7, ये रहने वाली है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी आपने थोड़ा बहुत देखा होगा पहले भी, जो बारंबारता जैसे होता है, और आपने पढ़ा होगा जो माध्यिका, बहुलक, ये सब आपने देखा होगा। इसके साथ आपका जो चैप्टर है प्रायिकता, ये भी हो सकता है आपके लिए नया चैप्टर हो और ये थोड़ा न्यू आपको फील होगा, क्योंकि ये बाकी की जो मैथ्स है उससे थोड़ा अलग चैप्टर लगेगा। क्वेश्चन थोड़े टफ भी लग सकते हैं, आसान भी होते हैं, लेकिन आप अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए प्रायिकता का तो आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर डिस्कशन हो गया वो तो खत्म हो गया। अब हम स्ट्रेटेजी पे बात कर लेते हैं। तो आपका जो पेपर रहने वाला है वो 70 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें से जो आपका 50 नंबर होगा वो थ्योरी पोर्शन होगा, यानी कि आपको उसमें लिखना होगा, सॉल्व करना होगा कॉपी पर। और जो आपका 20 नंबर होगा वो आपको OMR पर भरना होगा। ये आपके MCQ टाइप होंगे क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो ये, और इसके साथ आपको 30 नंबर कॉलेज से मिलेंगे जो आपके प्रोजेक्ट वर्क के होते हैं। तो टोटल आपका जो होगा 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आप कह सकते हैं। आपको अटेम्प्ट तो 70 नंबर का ही करना होगा, लेकिन जो आपकी मार्कशीट पे होगा वो 100 नंबर का होगा। तो अगर बात करें कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है इतना सिलेबस और क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, तो वह स्ट्रेटेजी आपकी एक ही लाइन होगी, क्या? मैथ्स बाय प्रैक्टिस। तो आपको अभ्यास करते रहना है। मैथ्स का आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी का यूज कर सकते हैं, और एनसीईआरटी के अलावा, एक मिनट, एनसीईआरटी के अलावा आप कोई भी अदर बुक भी यूज कर सकते हैं। वैसे मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी ही खत्म करें, उसके बाद किसी दूसरी बुक पे स्विच करें। इसके
अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप एक एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक होती है, एक मिनट रुकिए जरा, स्पेलिंग एनसीईआरटी की गलत हो गई। ओके जी, ये होता है एनसीईआरटी। इसके अलावा एक एनसीईआरटी की ही एग्जाम्पलर बुक होती है जो आपको पीडीएफ से मिल जाएगी। इस पे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है और ये इस चैनल पे पहला लेक्चर है। तो आप अगर सजेशन कोई देना चाहते हैं तो आप सजेशन दे सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।